Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. So we are starting with question number three. Okay. Question number three, part A. With the help of a production possibility curve diagrams, explain the difference between constant and increasing opportunity cost and consider how choices in deciding which type of goods to produce in the short run may influence future economic growth. 8 मार्क का क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहा है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम आप डिफरेंस बताएं कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के दरमियान and consider how choices in deciding which type of goods to produce in the short run may influence future economic growth. मुझे आप एक बात बताओ मुझे आप एक बात बताओ ये जो क्या कहते हैं मुझे एक बात बताओ. मैं क्लास में आपसे ना 1 घंटे बाद बात करता हूँ, ठीक है? अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ. हम लोगों ने पीपीसी की एक्सेस के ऊपर लेबलिंग जो करते थे, हम लोग कौन से गुड्स की लेबलिंग करते थे? कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड. ऐसा ही है भाई. हम लोग जो एक्सेस के ऊपर लेबलिंग करते थे, हम लोग कौन सी लेबलिंग करते थे? कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड. तो सवाल बोल रहा है कौन सा गुड प्रोड्यूस करना चाहिए. सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि कौन सा गुड प्रोड्यूस करना चाहिए. तो इसका मतलब है कैपिटल या कंज्यूमर. अब मुझे बताओ, कैपिटल गुड प्रोड्यूस करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, कंज्यूमर गुड के प्रोड्यूस करने से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती. ठीक है? ऐसा ही है भाई. अच्छा, अब आप मुझे बताओ क्या हमें डेफिनेशन किस किस चीज की दे सकते हैं हम. हमें डेफिनेशन देनी है पीपीसी की. ठीक है? हमें डेफिनेशन देनी है पीपीसी की, राइट? और इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन देनी है. बेहतरीन. ठीक है, आओ शुरू करें मार्किंग स्कीम. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ए. ठीक है? ऐसा हमने एक सवाल करा भी था, अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा एक सवाल करा भी है. हाँ, याद है भाई, हमने एक ऐसा सवाल भी करा था, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? हम लोग डिफाइन करेंगे प्रोडक्शन. डिफाइन पीपीसी, डिफाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. मुझे बताओ यार, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स. सर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस with given resources and given state of टेक्नोलॉजी. ठीक है? सर, पीपीसी क्या शो करता है? पीपीसी शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद इट्स गिवन रिसोर्सेज. ठीक है? फिर आप इसको बताओगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. ठीक है? एक डेफिनेशन आप लोग बताना भूल चुके थे, तो आपको याद दिला दूं. इसके बाद आप इसको बताओगे. आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की. अच्छा भाई, मुझे बताओ जरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रियल कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन थिंग एंड नॉट अनदर, विच इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन. ऐसा ही है भाई. इसके बाद आप डेफिनेशन देंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, और आप क्या बताएंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन. ऐसा ही है भाई. अच्छा, फिर आप क्या बताएंगे? इसके बाद आप बताएंगे पीपीसी के थ्रू यू विल शो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है? पीपीसी के थ्रू शो करोगे कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या डिफरेंस है. तो आप बनाओगे इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस उसकी डायग्राम प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन. ठीक है? मैं आपके लिए डायग्राम भी बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट. फिर आप इसके बाद बताओगे कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है? इसके बाद आप बताएंगे कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और आप कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डायग्राम बनाएंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे. ठीक है? सही है. अच्छा, अब आप मुझे बताएं ज़रा, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डायग्राम बनानी है तो ये आपने नॉर्मल पीपीसी बना दिया और इसको लेबल कर दिया ए एंड बी. ठीक है? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझाना है आपने, तो आप ऊपर लिखेंगे पब्लिक गुड्स और नीचे लिखेंगे सब्सिडी. ठीक है?
तो हम एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो पब्लिक गुड ज़्यादा प्रोवाइड करेगी। पहले आप पॉइंट ए पे ऑपरेट कर रहे थे, अब आप पॉइंट बी पे ऑपरेट कर रहे हो, तो मुझे बताओ रिसोर्सेज की रीएलोकेशन हुए टुवर्ड्स कौन सा गुड, टुवर्ड्स कौन सा गुड, टुवर्ड्स विच गुड? क्या हो क्या रहा है भाई? गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो पब्लिक गुड ज्यादा प्रोड्यूस करेगी और सब्सिडी कम प्रोवाइड करेगी, तो इससे क्या होगी? इससे इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक है, इससे क्या होगी? इससे इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ऐसा ही है भाई। क्योंकि गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने पड़ेंगे, टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी, ठीक है, ब्ला 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 ब्ला। फिर आप दो एक्सेस बनाएंगे, सही है, और ऊपर आप लेबलिंग करेंगे गुड वाई क्वांटिटी, और नीचे आप लेबलिंग कर देंगे गुड एक्स क्वांटिटी, ठीक है। कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कौन सी लाइन बनती है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये जो कर्व अभी हमने बनाया इसको कॉनकेव कहते हैं, इसको स्ट्रेडियल पीपीसी कहते हैं, याद आया भाई आप लोगों को? इसको लेबलिंग कर दूं, ये हो गया ए और बी। नाउ लेट्स सपोज पहले आप ए पे थे, अब आप बी पर आ गए हो, अब आप बी वाले पॉइंट पे कर रहे हो ऑपरेट। तो इंक्रीज कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये कहता है, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे ही आप एक्स के यूनिट्स को बढ़ाएंगे, जितने परसेंटेज आप एक्स के यूनिट्स को इंक्रीज करेंगे उतने परसेंटेज वाई के यूनिट्स डिक्रीज हो जाएंगे ना, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। यहां तक कोई मसला है तो बताओ। अच्छा, इसके बाद फिर आप डिफाइन करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो मुझे बताओ व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ इज व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन बिजनेस एक्टिविटी। सर इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी? जब देयर इज एन व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन बिजनेस एक्टिविटी। सर इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी? व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन आउटपुट एंड जीडीपी ऑफ द कंट्री। ठीक है, क्या बोला आपको? सर इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी? जब बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी और जब कंट्री का आउटपुट जीडीपी बढ़ेगा, सही। अच्छा, और मुझे बताओ और क्या करेंगे, अब आप बताओ। दो चॉइसेस हैं गवर्नमेंट के पास, दो चॉइसेस हैं, ईदर टू प्रोड्यूस कौन सा गुड भाई? ईदर टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स एंड ईदर टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स। गवर्नमेंट के पास शॉर्ट रन में दो चॉइस हैं कि या तो वो कैपिटल गुड बनाए या तो वो कंज्यूमर गुड बनाए। तो अब मुझे बताओ, अब आप बताओ कि इफ इकोनॉमी decides to produce decides to produce consumer goods, if economy decides to produce consumer goods, ठीक है, अगर एक इकोनॉमी ने डिसाइड करा कि वो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेगी, सो दिस विल इंक्रीज आउटपुट, सो दिस विल इंक्रीज आउटपुट, ऑब्वियसली आउटपुट तो बढ़ेगा ना, गुड तो ज्यादा बन रहा है, तो दिस विल इंक्रीज आउटपुट इन द शॉर्ट रन, बट दिस मे नॉट बी सस्टेनेबल, बट दिस मे नॉट बी सस्टेनेबल, ठीक है, ये सस्टेनेबल नहीं होगा। आप कंटिन्यूसली कंज्यूमर गुड्स तो नहीं बना सकते ना, तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा, सही है, सस्टेनेबल नहीं होगा, सही है, ओके। सस्टेनेबल नहीं होगा, याद रखना, अगर इकोनॉमी कंज्यूमर गुड्स बनाने जाती है तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा, सही है, याद रखना, ठीक है। तो लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सो देयर विल बी लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, फिर आप बताओगे इफ इकोनॉमी डिसाइड्स टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स, अगर एक इकोनॉमी ने कैपिटल गुड्स डिसाइड करा है प्रोड्यूस करने में शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन में अगर एक इकोनॉमी ने डिसाइड करा है कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेगी, सो इट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, सो इट विल हैव, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको, सो इट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन, सो इट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कैपिटल गुड्स, ठीक है भाई, इट विल हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, सॉरी। तुम लोग भाई रुका करो यार, मैं खुद चैट बॉक्स देखूंगा, धबाधब लिखते रहते हो, सबर रखो भाई। इट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, सही है, एक मिनट रुको।
but will result in long term economic growth, but will result in long term economic growth as it will be, as it will be sustainable। अब सुनो इसका क्या मतलब है। भाई अगर इकोनॉमी ने डिसाइड करा है कि वो कंज्यूमर गुड्स बनाती है शॉर्ट रन में, तो इससे आउटपुट बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगी। और अगर एक इकोनॉमी ने डिसाइड करा कि वो शॉर्ट रन में कैपिटल गुड्स बनाएगी, तो इससे नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि शॉर्ट रन में अगर आप कैपिटल गुड्स बनाओगे वो आपको कॉस्टली पड़ेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और वो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल होगी। ठीक है। अब सवाल ये है कि इवैल्यूएशन में क्या लिखें। इवैल्यूएशन में लिखेंगे शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। इवैल्यूएशन में लिखेंगे शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। इवैल्यूएशन में आप लिखोगे शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। भाई अगर आप शॉर्ट रन में कैपिटल गुड्स बनाने चाहते हो तो कंज्यूमर गुड्स बनाओ, और लॉन्ग रन में अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हो तो आप कैपिटल गुड्स बनाओ। आप ये लिख दोगे सिंपल सिंपल कि इफ यू वांट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द शॉर्ट रन, द इकोनॉमी शुड एलोकेट ऑल ऑफ इट्स रिसोर्सेज टुवर्ड्स कंज्यूमर गुड। और अगर एक इकोनॉमी चाहती है कि वो लॉन्ग रन में इकोनॉमिक ग्रोथ करे, तो वो अपनी सारी की सारी रिसोर्सेज कैपिटल गुड की तरफ करे, क्योंकि जो लॉन्ग रन में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो सस्टेनेबल होगी। वो क्या होगी? वो सस्टेनेबल होगी। ठीक है। ओके है। नाउ लेट्स चेक व्हाट द मार्किंग स्कीम सेज अबाउट इट। लेट्स चेक इट। ओके। ओके। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, 3 marks. Accurately drawn and labeled PPC diagram, curve to show increasing opportunity cost and straight line to show constant opportunity cost, तो आपको 2 mark मिलेंगे। Axis must be labeled as products, not simply A, B और X and Y, and the curve must touch both axes। पहले तो आपका कर्व टच करना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आपने गुड एक्स गुड वाई लिखा है तो ब्रैकेट में क्वांटिटी अगर नहीं लिखोगे तो मार्क नहीं मिलेगा, ये कहना चाह रहा है। Explanation of the difference between constant and increasing opportunity cost. For example, constant opportunity cost demonstrate no change in rate trade-off, whereas increasing opportunity cost demonstrates a rate in trade-off between two products। ये पैराग्राफ ये कह रहा है कि कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में दोनों गुड्स के बीच में कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, इंक्रीजिंग में होता है। ठीक है। तो 3 मार्क तो आपको ये मिल जाएंगे। फिर आप बताओगे इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन, उसकी आपको मार्क मिलेगा। फिर आप बताओगे कि 2 ऑप्शन है, कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड्स। ठीक है। अगर कंट्री डिसाइड करती है कि वो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्चा करेगी तो ग्रोथ होगी शॉर्ट रन में, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होगी, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगी। और अगर डिसीजन लिया जाता है कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो शॉर्ट रन में नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, लेकिन लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी होगी, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव हो जाएगी, क्योंकि आउटपुट बढ़ ही रहा होगा। सही है। कंट्री का प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ रहा होगा। और फिर आप इवैल्यूएशन दोगे शॉर्ट रन लॉन्ग रन वाली, जो मैंने आपको सिखाई है। ठीक है। तो आई होप आपको पार्ट ही क्लियर होगा। Part B is from the chapter Economic Systems. Okay. 3. Part B. Assess whether a market economy is always the best economic system to effectively answer the three basic question of resource allocation, 12 marks। ये कह रहा है कि क्या रिसोर्स एलोकेशन के लिए मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम इज द बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम? नहीं। कितने इकोनॉमिक सिस्टम है याद करो। अब सुनो, देर आर 3 इकोनॉमिक सिस्टम्स। कौन कौन से? मार्केट इकोनॉमी, प्लैंड इकोनॉमी जिसको कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमिक्स इकोनॉमी। ठीक है। मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो प्राइवेट प्रोड्यूसर के कंट्रोल में होती है, और उसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और वो प्राइस मैकेनिज्म को यूज करता है रिसोर्सेज की एलोकेशन के लिए। प्लैंड और कमांड इकोनॉमिक सिस्टम वो होता है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर, और गवर्नमेंट चार्ज करता है टैक्सेस के थ्रू, और अपना टैक्स रेवेन्यू स्पेंडिंग के ऊपर खर्च करता है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर दोनों होते हैं, प्राइवेट प्रोड्यूसर भी होता है, गवर्नमेंट भी होता है ना। तो जो प्राइवेट प्रोड्यूसर की बुराई होती है उसको गवर्नमेंट पॉलिसीज लगा लगा के सॉल्व कर रही होती है। तो अब आप इस सवाल में दो सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम को कंपेयर करोगे और फिर कंक्लूजन दोगे, तो आप मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम और प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस लिखेंगे, और फिर उसके बाद अपनी
कंक्लूजन देंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट सिस्टम है, ठीक है। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। यू गाइस शुड लिस्ट मी एडवांटेजेस ऑफ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम एंड डिसएडवांटेजेस, और फिर प्लान्ड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज मुझे लिख के दो। ठीक है, फिर मैं आपके साथ साथ लिखूंगा, आपको एक एक समझाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको कितने चूज करने चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करें फटाफट। ओके, तो अब इस क्वेश्चन की हम लोग मार्किंग स्कीम की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब आप याद रखना, देखो सबसे पहले आपने है ना डेफिनेशन देनी है। मुझे बताओ यार, आप डेफिनेशन क्या दोगे सबसे पहले? सबसे पहले आप मुझे डेफिनेशन बताओ, चलो। आज तुम्हारा इकोनॉमिक सिस्टम का पूरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा पूरा का पूरा। सबसे पहले आपने डिफाइन करना है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले आपने डिफाइन करना है कि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। बताओ यार, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम वो होता है जिसको कौन ओन एंड कंट्रोल करता है? प्राइवेट प्रोड्यूसर। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम वो होता है जो प्राइवेट प्रोड्यूसर के कंट्रोल के अंदर होता है, और प्राइवेट प्रोड्यूसर का एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर चार्ज करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। और प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म? प्राइस मैकेनिज्म इज वेयर द डिमांड फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइंस प्राइस एंड क्वांटिटी। उफ, क्या बात है, सही है, प्राइस मैकेनिज्म होता है। और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इज डन ऑन थ्री फंडामेंटल क्वेश्चन। सवाल ने बोला था ना तीन फंडामेंटल क्वेश्चन, ये देखो लिखा हुआ है ना, थ्री बेसिक क्वेश्चन ऑफ एलोकेशन। किसी को पता है ये थ्री बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया, फॉर whom टू प्रोड्यूस हो गया, एंड हाउ टू प्रोड्यूस हो गया। क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, कैसे बनाना है। ये तीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहले डेफिनेशन हो गई सारी। अब आप इसको बताएंगे मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के फायदे नुकसान, ठीक है। हमें ऑब्वियसली सारे तो नहीं लिखने, लेकिन मैंने आपको बताया भी है कि जब मैं मार्किंग स्कीम बनाता हूँ तो आई मेक श्योर कि पूरा टॉपिक कवर हो आपका। अच्छा, मुझे बताओ, ये पहला पैराग्राफ था बिल्कुल। पी रहा हूँ, पी रहा हूँ। अच्छा, नहीं 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 नहीं। अच्छा, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के फायदे नुकसान अब आप बताओगे ना। तो सबसे पहले आप बताओगे कि कंपटीशन ज़्यादा होता है, इसलिए हायर लोअर प्राइस चार्ज होती है। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि कंपटीशन ज़्यादा होता है, देर आर हाई चांसेस के फर्म्स आपस में मर्ज हो जाएं और मोनोपोली बन के ज़्यादा प्राइस चार्ज करें, ये नुकसान हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरा, चॉइसेस ज़्यादा होती है क्योंकि वाइड वाइड रेंज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। तीसरा, क्वालिटी के ऊपर काम होता है ड्यू टू एफिशिएंसी, ठीक है, एंड हायर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की वजह से और एफिशिएंसी की वजह से क्वालिटी पे काम होता है। और मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का फायदा बताओ। रिसोर्सेस आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, फिर resources are allocated resources are allocated from product falling in demand, from product falling in demand towards product rising in demand, towards product rising in demand due to aim of
ड्यू टू एम ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है। जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है ना, ऑब्वियसली जब एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी है तो दूसरे वाले की गिर रही होगी, तो जिस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही होती है वहां से रिसोर्सेस वहां से रिसोर्सेस को एलोकेट करा जाता है, ऐसा ही है। ठीक है, ऐसा ही है भाई। ओके, रेगुलेशंस नहीं हो सकती, रेगुलेशंस इज अ डिसएडवांटेज, तो भाई ये सारे फायदे हैं। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, मेरिट गुड्स क्या होते हैं, डीमेरिट क्या होते हैं, ये बताओ जरा जल्दी से। मेरिट गुड्स वो गुड्स हैं जो सोसाइटी के लिए फायदेमंद है और इनकी ओवर एलोकेशन होनी चाहिए, हो क्या रही है, उनकी ओवर एलोकेशन हो रही है। ऐसा ही है भाई, उनकी अंडर एलोकेशन हो रही है ना, तो मैं लिखूं भाई, रिसोर्सेज की अंडर एलोकेशन हो रही है। ठीक है, किन रिसोर्सेज की, मेरिट गुड्स की। तो ये भी तो नुकसान ही है ना मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का, कि जो गुड फायदेमंद है उसकी एलोकेशन कम करी जा रही है, और जो गुड नुकसानदेह है जैसे कि डीमेरिट गुड्स विच आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, सिगरेट, अल्कोहल, उनकी ओवर एलोकेशन हो रही है। ठीक है, ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है डीमेरिट गुड्स की। ठीक है, फिर देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपली, देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपली। ठीक है, मोनोपली एग्जिस्ट हो रही होती है। नॉन प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, ये मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का एक और नुकसान है, नॉन प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स ड्यू टू फ्री राइडर प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता, याद है फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम प्राइस वाला नहीं लिख सकते। फिर एक और नुकसान लिखेंगे, इग्नोर एक्सटर्नल कॉस्ट एंड एक्सटर्नल बेनिफिट। ठीक है, सही है भाई। ये मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के फायदे नुकसान थे। ठीक है, अब हम बताएंगे दूसरा, एक और सिस्टम बताएंगे जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है प्लैंड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, फिर आप बताओगे डिफाइन प्लैंड और कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, ऐसा ही है भाई। सॉरी, इसके बाद आप बताएंगे प्लैंड और कमांड इकोनॉमिक सिस्टम। आप क्या बताएंगे, प्लैंड और कमांड इकोनॉमिक सिस्टम वो इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट होता है विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक है, अब आप बताओ जरा प्लैंड इकोनॉमिक सिस्टम के क्या फायदे नुकसान है, प्लैंड इकोनॉमिक सिस्टम के फायदे नुकसान बताओ, वेट कर रहा हूँ। अच्छा, um, ओके, प्लैंड इकोनॉमिक सिस्टम के क्या क्या फायदे हैं भाई, सबसे पहला, प्लैंड इकोनॉमिक सिस्टम का फायदा क्या होता है, प्राइसेस कम होती हैं, गुड्स अफोर्डेबल होते हैं। दूसरा फायदा क्या है, कि फोकस होता है ऑन नीड्स ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर, और क्वांटिटी के ऊपर फोकस होता है ताकि सोसाइटी को फुलफिल कर सके, पूरी सोसाइटी की वांट्स को। ठीक है, पूरी सोसाइटी की वांट्स को फुलफिल कर सके। और कुछ बताओ भाई।
प्राइस कम होती है, नीड के ऊपर फोकस करता है। और बताओ फायदे बताओ। लो क्वालिटी होती है, ठीक है। लो क्वालिटी, क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं होता इसका। जो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के फायदे हैं वो उसके नुकसान है, इन शॉर्ट। अच्छा, अब डिसएडवांटेजेस बताओ। बेटा, गवर्नमेंट मेरिट गुड्स नहीं बनाती, डीमेरिट भी गवर्नमेंट नहीं बनाती, पब्लिक गुड्स बनाती है खाली। और इन गुड्स की एलोकेशन को, इन गुड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन गुड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं, इन गुड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है, जो कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में होता है, जो आप लोग बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस बताएं भाई प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम के। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और बताओ। लैक ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। ओके, लैक ऑफ अर्निंग्स, गवर्नमेंट पैसे अर्न नहीं करती, ये भी एक गुड पॉइंट है। उसके अलावा टैक्स एवेजन होती है, टैक्स पे नहीं करते लोग। और बताओ। अच्छा, लेस चॉइसेस भी लिख सकते हैं। लेस चॉइसेस भी लिख सकते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ। लेस चॉइसेस होती हैं, थैंक्स मुबशर। लेस चॉइसेस होती हैं, लेस वैरायटी होती है, ठीक है। और बाकी अब इधर देखो। देखो, सबसे पहले रिसोर्सेज आर ओन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, एम सोशल वेलफेयर नीड्स के ऊपर फोकस है, लेबर इंटेंसिव है ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट एनकरेज हो। और डीमोटिवेटेड है क्योंकि क्वांटिटी के ऊपर काम करते, क्वालिटी पे नहीं करते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इनसफिशिएंट है क्योंकि इनके पास लैक ऑफ फंड्स होता है। गवर्नमेंट एक लिमिटेड टाइम तक गुड्स प्रोवाइड करेगी क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से। और गवर्नमेंट वो गुड्स प्रोवाइड करती है जो लोगों को लगता है कि नीड है, ठीक है। गवर्नमेंट वो गुड प्रोवाइड करता है जो उनको लगता है कि नीड है। कंज्यूमर्स की नीड पे फोकस नहीं करता। जैसे गवर्नमेंट समझती है कि खाना, खाना कंज्यूमर की नीड है, भाई कंज्यूमर को सबसे, खाना तो वो खुद कर लेता है मैनेज। ऑर्गेनाइजेशंस भी जो खाना खिलाती हैं, गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि लोगों की जो नीड है वो घर है। छत होगी ना तो फिर बाकी सारे काम हो सकते हैं, जब तक उसका रहने के लिए जगह नहीं है वो खा पी के क्या करेगा। रोड पे तो सोने से रात वो, ठीक है ना। पाकिस्तान की हाल आपको ऑलरेडी पता है। सही है। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शन आ रहे हैं ना करीब, तो रोड बनाना शुरू कर दिए, सारे ये सारे काम। अच्छा, इसमें कोई डायग्राम वैसे एज सच है नहीं, अगर आपको बनानी हो तो आप प्राइस मैकेनिज्म के अंदर डिमांड के बढ़ने की कम होने की बना सकते हो। इस पॉइंट के ऊपर आप डायग्राम बना सकते हो, यू कैन मेक अ डायग्राम एट दिस पॉइंट, जिसमें आप डिमांड कर्व को राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, देन यू विल गो फॉर द कंक्लूजन, ठीक है। अब आप कंक्लूजन में, आप कंक्लूजन में किसको सपोर्ट करोगे? आप कंक्लूजन में क्या बताओगे? एक डिसएडवांटेज बताओगे मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का, ठीक है। वन डिसएडवांटेज ऑफ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। और उसके बाद यू विल सपोर्ट मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। आप क्या बोलोगे कि जो बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है और मेरिट गुड्स की अंडर एलोकेशन की प्रॉब्लम, डीमेरिट गुड्स की ओवर एलोकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती है डिफरेंट पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन के थ्रू, जैसे कि
कंप्लीट बैन, एडवर्टिजमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, सोल प्रोविजन, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, एंड पब्लिक गुड्स की भी प्रोविजन करी जाती है। एंड जो फर्म्स मोनोपली मोनोपली होती हैं, मोनोपोलाइज्ड होती हैं, उनको नेशनलाइज कर लिया जाता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में लेके आया जाता है। एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट के को कंसिडर भी करा जाता है। ठीक है, सेट है। नाउ लेट्स सी व्हाट मार्किंग स्कीम सेज, कम ऑन आ जाओ। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, पूरा 12 मार्क्स का लिखना चाहिए, ताकि आपका इकोनॉमिक सिस्टम का चैप्टर अच्छा से रिवाइज हो जाए। ठीक है। अच्छा, AO1 नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एंड AO2 एनालिसिस। ठीक है। Advantage and disadvantage of market economic system in deciding what to produce, how to produce, for whom to produce. Should focus on price mechanism without any government involvement. Choice, overproduction of demerit goods, underproduction of merit goods, lack of public goods, consumer sovereignty, profit motive। ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करें, इससे ज्यादा ऑलरेडी डिस्कस करें। सही है। अब कंपैरिजन विद अनदर मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, प्लान या मिक्स्ड, आपकी अपनी मर्जी है। एंड आंसर द क्वेश्चन विच इज द बेस्ट। फिर आप बताओगे इसको कि स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ किसी एक की, और फिर कंक्लूजन दो कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ट है। अगर मार्केट है तो क्यों है, अगर मार्केट नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है। सो दिस इज इट। 11:45 पे हम मिल रहे हैं, और हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट भी पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो सी यू ऑल एट 11:45। मैं जब तक A2 की क्लास ले लूँ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला।